हेलो। आवाज आ रही है सभी को? तो लास्ट टाइम हमने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था एंड सरफेस केमिस्ट्री में कितना हो गया था? आई थिंक सॉल्यूट का, ये सॉल्यूशन का एडजॉर्प्शन वाला पार्ट हो गया था शायद। यस, तो जैसा हम बता रहे हैं सॉल्यूशन वाला पार्ट हुआ था, एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ देखो, जो कैटलिस्ट हैं वो भी एक्चुअली एडजॉर्प्शन वाले कॉन्सेप्ट पर ही काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कैटलिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो, कैटलिस्ट। तो यहाँ पर कैटलिस्ट या कैटालिसिस जो है, ये क्या है? तो कैटलिस्ट increases or decreases rate of reaction by changing activation energy of reaction this phenomena is called catalysis। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिनोमिना को कैटालिसिस बोलते हैं। ना कैटालिसिस जो है ये दो टाइप का हो सकता है हमारे पास यहाँ पर। हम इसको लाइक बोल सकते हैं कि होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेटस हम बोलेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में हमारे पास क्या होता है? जो कैटलिस्ट है वो और रिएक्टेंट सेम फेस में होता है। ठीक है, तो बोथ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेस। ठीक है, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया, ट्वाइस O2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स NO गैस, सॉरी गिव्स SO3, बट उसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या है? NO गैस। तो यहाँ पर देखो क्या है? सेम फिजिकल स्टेट है। ठीक है, सिमिलरली C12H22O11 aqueous plus H2O liquid gives C6H12O6
एक्वस प्लस C6H12O6। एक ऑब्वियसली इसमें ग्लूकोज होता है, एक क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, दिस इज ग्लूकोज। फर्स्ट वाले को हम लाइक ग्लूकोज बोल देते हैं एंड सेकंड वाले को क्या बोल देते हैं, फ्रुक्टोज बोल देते हैं। ओके, सेकंड वाला मान लो क्या है, फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो भी इसकी फिजिकल स्टेट में H2SO4 है, जो क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट। लिखो फिर आगे चलते हैं। यस, दिस इज फर्स्ट पेज। प्रोडक्ट्स इन लास्ट रिएक्शन आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6, बट एक को हम ग्लूकोज बोलेंगे, दूसरे को फ्रुक्टोज बोलेंगे।
हो गया सबका? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेम फिजिकल स्टेट या सेम फेज में होंगे रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो हिट्रोजीनियस कैटलिसिस में क्या होता है, मतलब डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगा, हम बोल सकते हैं डिफरेंट फेज होगा। तो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। ठीक है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है, डिफरेंट फेज में। एक्चुअली इसी टाइप के केस में हम मतलब यूज करते हैं सर ये एडजॉर्प्शन वाले पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जनरली सॉलिड कैटलिस्ट होगा और सॉलिड कैटलिस्ट में हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन होगा। तो एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें तो ट्वाइस SO3 गैस प्लस O2 गैस। अब देखो इस रिएक्शन में हम NO3 भी ले सकते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, और सॉरी NO भी कैटलिस्ट ले सकते हैं और प्लेटिनम भी ले सकते हैं। सिमिलरली N2 का तो पता ही होगा, N2 3S2 अमोनिया वाला है ना। तो उसमें कैटलिस्ट क्या होता था, आयरन होता था ना। ठीक है, इसी टाइप से वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होते थे और इनका हाइड्रोजनेशन होता था एंड क्या बनता था, वेजिटेबल घी बनता था ना। दैट इज सॉलिड। तो यहाँ पर भी कैटलिस्ट जो है क्या रहता है, सॉलिड रहता है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज किया जाता है जनरली, निकल यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो और कैटलिस्ट, उनका फिजिकल स्टेट जो है या फेज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। या सेकेंड रिएक्शन में Fe है, कैटलिस्ट जो है सेकेंड रिएक्शन में Fe है। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। वेजिटेबल घी। तो हेबर्स प्रोसेस में तो आयरन ही यूज किया जाता है ना यार। सेकेंड रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस में तो आयरन ही यूज करते हैं।
हो गया सबका? ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो उसके हमारे पास कुछ यहाँ पर टाइप हो सकते हैं, तो वो ले लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये ऑब्वियसली रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, रेट जो है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट which increases rate of reaction are called positive catalyst। ठीक है, तो मेनली जो कैटलिस्ट होता है हमारे पास वो क्या होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है, क्योंकि हमें जनरली रिएक्शन के रेट होते हैं बढ़ाना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जनरली जो कैटलिस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसके अलावा नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो क्या करेंगे, सेकेंड हम लेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये जो है ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है, सो कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ कैटलिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। यस, ये मतलब जनरली तो मैं जैसे बताऊं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सारे कैटलिस्ट पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिव कैटलिस्ट बहुत कम होंगे, तो वो वाले कुछ कुछ याद रख लें। ठीक है, जैसे एक तो एग्जांपल याद रखते हैं, वैसे कोई पूछता नहीं है जनरली। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री वाले पार्ट से मेनली एडजॉर्प्शन वाले जो ग्राफ है ना लास्ट लेक्चर में बताए थे वो पूछा जाता है, या फिर कोलोइड्स वाले पार्ट से कुछ पार्ट पूछा जा सकता है। जनरली सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आता। तो जैसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल ले लें, ट्वाइस H2O2 इज ट्वाइस H2O प्लस O2। अब इसमें कैटलिस्ट जो है नेगेटिव कैटलिस्ट की हम बात करें तो H3PO4 जो है यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर सकता है। ठीक है, इसी टाइप से और भी हम यहाँ पर रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे CH3Cl3 प्लस O2 ऑब्वियसली हाफ O2 gives COCl2 प्लस HCl। तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो है वो इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसमें जो कैटलिस्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट वो कौन सा है, इथाइल एल्कोहल। तो जनरली हमारे पास कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होते हैं, बट कई बार कुछ केसेस में हमें नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन को क्या करना होता है, स्लो करना होता है। ओके, हमें जल्दी रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें आराम से रिएक्शन।
कई बार हमें नेगेटिव कैटलिस्ट डालना है। मोस्ट कॉमनली यूज कैटलिस्ट तो यार प्लेटिनम, निकल वगैरह है। ओके, जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो जनरली ज्यादातर केसेस में कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ऑब्वियसली स्पीड स्लो इसलिए कर रहे होंगे कि हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होगा प्रोडक्ट, दैट्स वाई ऐसा हो रहा होगा। तो कैटलिस्ट जो है वो हम बताएंगे आगे कॉन्सेप्ट की, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे चेंज करते हैं। ओके, अभी एक हम आगे बताने वाले हैं एडजॉर्प्शन कॉन्सेप्ट का। तो एडजॉर्प्शन में क्या है कि हम, वैसे ये हमने ऑलरेडी तुम्हें बताया है कि एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं ना, ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में ही बताया था। तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते थे तो एक्टिवेशन एनर्जी वहां पर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ऑब्वियसली नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कैसे होती है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है ना वही चेंज हो जाता था, याद है? इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाता था। तो वो वही अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद थ्योरी में बताएंगे, कैटलिस्ट की थ्योरी कि वो कैसे हो। जैसा मैंने बताया चैप्टर से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, इस चैप्टर से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। और आता है तो मेनली एडजॉर्प्शन के जो ग्राफ्स वगैरह थे, हमने जो लास्ट सेक्शन में बताया पढ़ा है उससे आ जाता है, या फिर कॉलोइड्स वगैरह वाले पार्ट में आता है। जनरली कैटलिस्ट वगैरह पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता। यस रिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हैं। HCl साक्षी HCl हो, 4Cl नहीं है, HCl। यस तन्वी, सॉलिड स्टेट वगैरह से ऑब्वियसली आता है। मतलब देखो, फिक्स वेटेज का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अपने यहाँ पर, है ना। बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि आपके पास कुछ फिक्स वेटेज होगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, कई बार हो सकता है चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए। ओके, तो ऐसा कुछ फिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। लिख लिया सबने? तो ये हमारे पास है नेगेटिव कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे ऑटो कैटलिस्ट। तो ऑटो कैटलिस्ट जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का वही कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है।
then it is called so product of reaction can act as catalyst, then it is called autocatalyst. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो कैटलिस्ट की तरह काम करने लग गया। मतलब स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो at starting या at beginning, then after formation of product, rate of reaction increase. Okay, तो देखो इस रिएक्शन में देखो एसिड कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है, एसिड कैटलिस्ट की। तो CH3COH जो है एक तरह से क्या है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि CH3COH क्या है, एसिड है। ओके, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये स्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी रेट बहुत कम रहेगी, लेकिन जैसे ही ये CH3COH बना, मतलब एसिड कैटलिस्ट आ गया, तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसी टाइप से ये वाली रिएक्शन में आर्सेनिक जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है। ओके, तो हमारे पास रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना वही कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ओके, तो अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो ऐसा हम कैटलिस्ट, ऐसे कैटलिस्ट क्या बोलेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। ओके, तो दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद जो भी है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट।
यस शौनक, राजीव, राजीव करेक्ट है वो। और रितेश, यार आई थिंक 2 लेक्चर और लग जाएंगे फिनिश होने में। आज ये एडजप्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद में हम कॉलोइड्स वाला पार्ट लेंगे। कॉलोइड्स वाला पार्ट भी जनरली 2 लेक्चर ले जाएगा। शुभ रिवीजन के लिए तो यार ऐसा करो, नोट्स पढ़ो एंड नोट्स पढ़ने के बाद में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। ठीक है, इनफ रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो भी इनफ रहेगा नोट्स पढ़ने के बाद। प्रीवियस ईयर किसी के भी कर लो यार, किसी भी पब्लिकेशन में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरियंस का ले लो, दिशा का ले लो, किसी का भी ले लो। हो गया सभी का? तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट में मतलब क्या है कि एक जो है दूसरे को कैटलाइज कर देगा। मतलब क्या है कि हमारे पास एक रिएक्शन जो है वो दूसरी रिएक्शन को क्या कर देगा, कैटलाइज कर देगा। ओके, तो when one reaction catalyze other reaction, then that reaction is called induced catalyst। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल अगर हम ले तो सोडियम सल्फाइड जो है, मतलब Na2SO3 जो है, ये Na2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो Na2SO3 is oxidized into Na2SO4 in atmosphere, but सोडियम आर्सेनाइड मतलब Na3ASO3 does not, yeah, but Na3SO3 is not oxidized into Na3ASO4 in area। ठीक है, तो जब इनको
इनको सेपरेटली हम लेते हैं तो मतलब ऐसे मतलब Na2SO3 जो है एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट Na3ASO3 जो है वो एयर से ऑक्सीडाइज नहीं। लेकिन दोनों को अगर हमने साथ में ले लिया तो दोनों एयर से ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। बट व्हेन बोथ आर kept together then both are oxidized by air। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसने सेकंड रिएक्शन को क्या कर दिया है? कैटलाइज। ठीक है, दैट इज Na3 sorry that is Na2SO3 reaction acts as catalyst। ओके, जो Na3 वाले रिएक्शन है उसने क्या किया है? कैटलिस्ट की तरह काम। Na2SO3 वाले रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन ने सेकंड रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ओके, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। मतलब Na2SO3 रिएक्शन इज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ओके, Na2SO3 वाली रिएक्शन जो है वो क्या है? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्योंकि सेकेंड रिएक्शन जो है वो हो ही नहीं रही थी एयर में, तो जस्ट एयर में रख रहे थे तो हो नहीं रही थी। लेकिन अगर दोनों को साथ में रखते हैं तो हो जाती है। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन तो एयर से होती है ना, बट सेकेंड नहीं हो रही। ओके, तो सेकेंड रिएक्शन भी हो जाएगी अगर हमने दोनों को साथ में रखा। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम आया ना, और किसने किया वो कैटलिस्ट का काम? फर्स्ट वाले रिएक्शन में किया। स्टेट्स ऑफ मैटर जो गैस स्टेट वाला चैप्टर है, देखो क्या है, Na2SO3 जो है ना, Na2SO3 प्लस O2 या एयर, ये दे देता है Na2SO4। ठीक है, लेकिन Na3ASO3 जो है प्लस एयर, ये रिएक्शन नहीं होती। समझ आया? ये रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हमने दोनों को साथ में रख दिया, दोनों को साथ में रखा मतलब Na2SO3 एंड Na3ASO3 दोनों को साथ में रख दिया, देन दोनों ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये, इसको फर्स्ट रिएक्शन में क्या कर दिया? कैटलाइज कर दिया। मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है इस सेकेंड रिएक्शन का क्या है? कैटलिस्ट का काम कर रही है। ओके, यस तन्वी। हो गया सभी का? तो आगे चलते हैं। अब देखो, कैटलिस्ट के साथ साथ हम यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देते हैं जो कि कैटलिस्ट को इफेक्ट करती है। तो प्रोमोटर्स या फिर एक्टिवेटर्स। तो प्रोमोटर और एक्टिवेटर क्या करता है? ये कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब खुद ये कैटलिस्ट का काम नहीं करते, याद रखना, बट ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। लिखो जल्दी। काइंड ऑफ राजीव, बट ऑब्वियसली ये खुद कैटलिस्ट का काम नहीं करता। ठीक है, तो substances which increases activity of catalyst are called promoters। तो ये एक्टिवेटर्स, तो देखो जैसे N2 plus 3H2 gives twice NH3। तो इस रिएक्शन में आयरन तो हो गया कैटलिस्ट, आयरन तो हो गया कैटलिस्ट। मॉलिब्डेनम जो है वो भी ऐड करते थे, याद है? एंड मॉलिब्डेनम जो है ये क्या है? प्रमोटर। इसी टाइप से जो वेजिटेबल ऑयल वाली हमने रिएक्शन लिखी, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन होता है और वेजिटेबल घी बनता है।
इसमें कैटलिस्ट कौन सा था? निकल था ना, तो निकल था कैटलिस्ट। एंड ये जो प्रोमोटर है वो यहाँ पर होता कॉपर। ओके, सो प्रोमोटर जो है वो क्या करता है? कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। रचिता, दिस इज 6th स्लाइड, दिस इज स्लाइड नंबर 6। नो, ये कैटलिस्ट के अंदर नहीं है, टाइप ऑफ कैटलिस्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट नहीं है। ठीक है, ये सेपरेट हमने हेडिंग डाल दिया, प्रोमोटर और एक्टिवेटर। सिमिलरली इसका उल्टा भी आता है। ठीक है, पहले लिख लो ये। हो गया सबका? सो प्रोमोटर जो है इसका उल्टा होता है हमारे पास कैटालिटिक पॉइजन, या फिर एंटी कैटलिस्ट, या फिर कैटालिटिक या कैटलिस्ट इनहिबिटर।
ठीक है? तो ये जो है ये उसका उल्टा होगा। तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, लास्ट वाला क्या कर रहा था, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा रहा था, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या करेगा, कम करेगा। तन्वी, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के बाद ये वाला स्लाइड हुआ था, प्रोमोटर वाला, ठीक है? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट के बाद ये वाला एक स्लाइड हो गया। नाउ दिस इज नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। तो सब्सटेंसेज विच डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन और कैटलिस्ट इनहिबिटर। ठीक है? सो कैटलिस्ट इनहिबिटर या कैटालिटिक पॉइजन वगैरह बोलते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स F3। तो हमारे पास रिएक्शन जो है, सॉरी, गिव ट्वाइस NH3। तो इस रिएक्शन में क्या है, हमारे पास F3 जो है कैटलिस्ट। ना ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है, हमें एकदम से इसे मान लो स्लो करना है, एकदम से मान लो स्लो करना है। ठीक है? तो फिर यहाँ पर हम पॉइजन यूज कर सकते हैं। और पॉइजन यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर H2S। ये जो है ये क्या करेंगे, इसका कैटालिटिक पॉइजन का काम। ओके? तो इस टाइप से हमारे पास रिएक्शन जो है उसमें कैटालिटिक पॉइजन आता है। ओके? तो कैटालिटिक पॉइजन जो है ये क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं।
हो गया सभी का? ओके, सो ये हो गया हमारे पास कैटालिटिक पॉइजन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो, कैटलिस्ट जो है उसका अमाउंट एंड शेप वगैरह जो है, ठीक है, मतलब हमारे पास जितना हम स्टार्टिंग में कैटलिस्ट देंगे उतना ही कैटलिस्ट एंड में रहेगा। इसके अलावा उसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। तो मास एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ a catalyst remain unchanged at the end of reaction, but sometimes physical state is changed। ठीक है, कई बार हो सकता है कि फिजिकल स्टेट जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसके अलावा हमारे पास पाउडर फॉर्म वगैरह में अगर ये रहा कैटलिस्ट रहा तो ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो फाइनली डिवाइडेड स्टेट finally divided state of catalyst is more efficient for reactions because surface area increases। ठीक है, तो हमारे पास पाउडर फॉर्म में अगर कैटलिस्ट वगैरह रहा तो ज्यादा फायदा होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो भी सफिशिएंट होता है रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज sufficient to catalyze a reaction। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो भी रिएक्शन को क्या कर देगा, कैटलाइज कर देगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है, सॉरी,
वो सफिशिएंट होगा रिएक्शन को कैटलाइज करने। यस देविका, कंपोजिशन मतलब कि उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है सब वो सब। अब वो डिपेंड करता है ना कैटलिस्ट, अगर हमारे पास कोई कैटलिस्ट जैसे मान लो मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल फॉर्म में जैसे एनओ है ना, तो एनओ कैटलिस्ट है तो अब एनओ के केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो उतने ही रहेंगे जितना एक्चुअल में एनओ में रहते थे, है ना। तो इस टाइप से कंपोजिशन जो है चेंज नहीं होगा। फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटलिस्ट मतलब कि एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। सो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट जो है वो ज्यादा फायदा करेगी, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके, जितना ज्यादा एक्चुअली सरफेस एरिया होता है ना उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होता है, आगे एडजॉर्प्शन इसमें यूज होगा, ठीक है। तो बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड हम ब्रैकेट में चलो लिख देते हैं ग्रेटर एडजॉर्प्शन, ग्रेटर एडजॉर्प्शन। ओके, एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। हो गया सबका? तो ये हमारे पास हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक और ले लेते हैं। तीन चार कैटलिस्ट, सॉरी तीन चार कैरेक्टरिस्टिक और हैं। सो हमारे पास एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है, ये एक कोई कैटलिस्ट जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर, ए सब्सटेंस
which act as a catalyst in a particular reaction fails to catalyze other reaction। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है वो पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो दूसरी वाली कैटलिस्ट मतलब दूसरे वाले रिएक्शन को कैटलाइज कर दे। ओके, इसके अलावा कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा उसके वजह से। ओके, तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम but it helps to attain equilibrium quickly। ठीक है, तो ये क्या है कि इसको मतलब कैटलिस्ट को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। ओके, इसके अलावा कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी को, एंट्रोपी को एंड डेल्टा जी वगैरह को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। ओके, इसके अलावा एक और यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, कैटलिस्ट जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सबसे अच्छे से काम करेगा। मैं बोलूंगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एट विच efficiency of catalyst is maximum the temperature at which efficiency of catalyst is maximum is called ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हर कैटलिस्ट के लिए कोई एक टेम्परेचर रहेगा जहां पर उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी रहेगी।
हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। और एक्चुअली जैसे हमने बताया था हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट में एडजॉर्प्शन का यूज होगा। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये कुछ स्टेप्स में होगा ये। तो कैटलिस्ट acts according to this theory in following steps। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा, जो रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएंगे, तो उनका डिफ्यूजन होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस पर क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन होगा एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट का। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट, या हम बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो वाले। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट आता है जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म होगा। ठीक है, तो कोई बोल रहा था कि सर एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे चेंज करता है। तो ये हमारे पास एडजॉर्प्शन होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या जो एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बनेगा वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी का भी हो सकता है, लो का भी हो सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये जो इंटरमीडिएट अभी नया इंटरमीडिएट बनेगा ये लो एक्टिवेशन एनर्जी का होगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस जो है उस पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली कैटलिस्ट के साथ थोड़ी हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्हें सेपरेट करना है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं जिनमें कैटलिस्ट जो है वो काम करेगा। ओके, एक एग्जांपल लेके बता देते हैं, पहले लिख लो ये।
लास्ट पॉइंट है डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का उल्टा होता था डिजॉर्प्शन। हो गया। नो एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6 एंड यहाँ पर कैटलिस्ट है Na। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है। तो ये हमारे पास Na के मान लो एटम हो गए। ठीक है, इस टाइप से Na के ऑब्वियसली बहुत सारे एटम। ठीक है, तो ये Na कैटलिस्ट। फिर क्या हो रहा है, इसके साथ में हाइड्रोजन आ रहा है एंड हमने क्या बताया था, डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन। H2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमने क्या बोला था, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन होगा किसका, H2 का, डिफ्यूजन ऑफ H2। तो Na जो है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से Na के ऊपर क्या आ गया, H आ गया। देन इसके बाद फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा एंड देन केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल दोनों टाइप के एडजॉर्प्शन हो जाएंगे यहाँ पर। तो फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, तो बेसिक केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता था याद है, बॉन्ड फॉर्म होता था। ठीक है, तो पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ, देन उसके बाद केमिकल एडजॉर्प्शन वगैरह हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुए। याद है, जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता था, जो हमारे पास एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है उनके बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। तो वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। देन इसके बाद डिफ्यूजन होगा C2H4 का। तो डिफ्यूजन ऑफ C2H4, अब इस पे C2H4 आएगा। तो ये हमारे पास Ni, दिस इज Ni, दिस इज S, दिस इज S। ठीक है, अब इस पे क्या है, C2H4 आएगा। तो C2H4 आके यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूज होगा। C2H4 मतलब CH2 CH2। ठीक है, तो आके यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूज होगा एंड देन डिफ्यूज होने के बाद केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन जब होगा तो कुछ इस टाइप से बन गया हमारे पास।
ठीक है। तो बेसिकली ये इसके बीच में और ये हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन, ये वाला पार्ट पहले से था अपने पास, एंड ये वाला पार्ट आके अभी एडजॉर्ब हो गया। ओके, सो ये केमिकल एडजॉर्प्शन हुआ है। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ये जो बना है ये क्या बना है, दिस इज नथिंग बट क्या है, ये हमारे पास एक तरह से इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो बना है वो क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट बना है, या बोल सकता हूँ जिस इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे थे वो। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो वही हुआ एक। ठीक है, दिस इज एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अभी हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, इसके बाद में अभी हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, किसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर। तो अभी कैटलिस्ट के ऊपर प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2। ठीक है, तो कैटलिस्ट के ऊपर प्रोडक्ट बन गया, एंड अभी नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में डिजॉर्प्शन। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में डिजॉर्प्शन हो जाएगा अभी, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड प्लस क्या आ गया अपने पास, कैटलिस्ट आ गया एज इट इज। क्लियर है क्या, तो ये हमारे पास कैटलिस्ट ने एडजॉर्प्शन वाले कॉन्सेप्ट पर काम किया है, या एडजॉर्प्शन के बेसिस पर कैटलिस्ट ने काम किया है। फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन यहाँ पर क्या है कि अपने पास ये जो है ये डिफ्यूजन हुआ था, एंड उसके बाद में क्या है, ऑलरेडी एच और एच के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड था, तो ये वाला पार्ट जो है और ये वाले पार्ट के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये देखो बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन। पहले यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ, उसके बाद में केमिकल एडजॉर्प्शन हुआ है, और उस केमिकल एडजॉर्प्शन की वजह से क्या बन गया, बॉन्ड।
जरूर नहीं दो बार डिफ्यूजन हो, मतलब यहाँ पर क्या है कि दो रिएक्टेंट है ना, और दोनों रिएक्टेंट आके एडजॉर्ब हो रहे हैं। ओके, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो बार डिफ्यूजन, हो सकता है एक बार में ही हो जाए। ओके, हो सकता है एक ही डिफ्यूजन का स्टेप आए और एक ही एडजॉर्प्शन का स्टेप आए। यहाँ पर दो डिफ्यूजन का स्टेप आ रहे हैं, दो ही एडजॉर्प्शन के स्टेप आ रहे हैं। पहले एक रिएक्टेंट डिफ्यूज होकर एडजॉर्ब हो रहा है, फिर दूसरा रिएक्टेंट डिफ्यूज होकर एडजॉर्ब हो रहा है। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट एक साथ डिफ्यूज होकर एडजॉर्ब हो जाए। ओके, तो याद रखने का जरूरत नहीं, बस हाँ मतलब ठीक है, याद भी रख सकते हो, बाकी स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। हमने जो तुम्हें 5 स्टेप बताए ना लास्ट पेज पर, वो पांचों स्टेप पता होने चाहिए कि एडजॉर्प्शन जो है वो 5 स्टेप में कैसे काम करता है। ओके, तो ये 5 स्टेप ही ऑब्वियसली यही स्टेप हो रहे हैं, देखो इनके अलावा कोई और स्टेप थोड़ी आ रहा है, यही स्टेप है। हाँ, हो सकता है एडजॉर्प्शन दो बार हो रहा है और ये क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन हो सकता है दो बार हो रहा हो और डिफ्यूजन भी दो बार हो रहा हो। ठीक है, लेकिन स्टेप यही फॉलो होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, पहले डिफ्यूजन हुआ H2 का, फिर H2 डिफ्यूज होके क्या हुआ, एडजॉर्ब हुआ। फिर जब हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया, फिर C2H4 आया, उसका डिफ्यूजन हुआ और वो एडजॉर्ब हुआ। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया, एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बन गया। फिर एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बनने के बाद प्रोडक्ट बन गया कैटलिस्ट के ऊपर, और जब प्रोडक्ट कैटलिस्ट के ऊपर बन गया तो दोनों को सेपरेट कर लिया।
तो यार इस पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन तो जनरली क्या है कि उसी टाइप का आ सकता है कि अपने पास अ, कितने लाइक डिज ऑप्शन के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है ना? लाइक स्टेप से रिलेटेड ही आएगा कुछ ना कुछ। चले आगे। तो ये हमारे पास हो गया कैटलिस्ट वाला पार्ट। अच्छा, एक और हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम एंजाइम भी बोलते हैं। तो एंजाइम जो है ये क्या है? दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स जो है ये अपने पास क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसे तो बायो में ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल लें अगर एंजाइम या बायोकेमिकल कैटलिस्ट की, तो C12H22O11 दिस वाज केन शुगर प्लस H2O लिक्विड। तो ये देता था C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6 एक्वस। तो एक है ग्लूकोज एंड दूसरा है फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया जाता है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो है इन्वर्टेज। ओके, सिमिलरली ये तो था केन शुगर। केन शुगर की बजाय फॉर्मूला देखो सेम ही है, बट ये माल्टोस। ठीक है, सुक्रोज नहीं है, ये क्या है? माल्टोस है प्लस H2O। तो यहाँ पर जो बनता है वो ग्लूकोज ही बनता है। माल्टोस का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज माल्टेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? माल्टेज। ओके, इसी टाइप से यूरिया जो है, यूरिया, इसका हाइड्रोलिसिस जब होता है, यूरिया का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पर अमोनिया बनता है एंड CO2 बनता है। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है यूरेस। ओके, तो एंजाइम बेसिकली क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। एक तरह से ये हम बोल सकते हैं कि एंजाइम जो है कैटलिस्ट है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। तो दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो उसमें भी हमारे पास क्या है? एंजाइम ही काम में आता है। ओके, तो ये सब हमारे पास क्या बायोकेमिकल रिएक्शन होती है और उसमें ये एंजाइम आते हैं।
हो गया सबका? तो अब देखो ये एंजाइम जो है ये भी एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह ही मतलब इसका मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट। तो इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है यहाँ पर E प्लस S, ई एंजाइम, ठीक है, एंड एंजाइम मतलब एक तरह से कैटलिस्ट, और एस फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है, एस फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टर। तो ये दोनों मिलके हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जैसे कैटलिस्ट के केस में कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ठीक है। तो दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड फिर ये बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है, पी फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, देखो एंजाइम जो है इसका लाइक इसमें कैविटीज वगैरह प्रेजेंट होती है और उनका कुछ शेप वगैरह हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि यार एंजाइम मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, इस टाइप का मान लो शेप का एंजाइम है हमारे पास, दिस इज एंजाइम, एंड सबस्ट्रेट जो है उसमें इतना जगह खाली रहेगा, सबस्ट्रेट वाला जो पार्ट है उसमें इतना जगह क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये अपने पास मान लो सबस्ट्रेट वाला पार्ट है। तो ये दोनों एक्चुअल में क्या है, एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना उसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। इस टाइप से एक दूसरे के साथ ये क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स आ गया। फिर बाद में हमें क्या है, एंजाइम एज इट इज मिल जाता है, ठीक है, बाद में एंजाइम हमें एज इट इज मिल जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, तो ये प्रोडक्ट बन गए और ये क्या आ गए, क्लियर है। तो ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमने लाइक क्या बताया, शेप वगैरह बताया कि हमारे पास एंजाइम जो है ये इस टाइप का कुछ है मान लो, सबस्ट्रेट ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आपस में फिट हो जाते हैं, मतलब इसमें क्या कुछ कैविटीज वगैरह प्रेजेंट होती है एंजाइम में, और यहाँ पर क्या उतनी जगह खाली रहती है। तो एक तरह से ये पूरे फिट हो जाते हैं, जैसे चाबी फिट होती है ना लॉक के अंदर, ऑलमोस्ट उस टाइप से फिट हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स जो है बाद में एंजाइम दे देता है वापस, लेकिन साथ में क्या दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है, ओके। यस साक्षी, तो लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं, लेक्चर एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग और नोट्स वगैरह सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर हम लेंगे कोलोइड्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।
बाय, टेक केयर।